So today's our topic is basic proportionality theorem, or in short it is called as BPT. ये बहुत ही उम्दा और ये बढ़िया सा ऐसा एक थ्योरम है जो कि बहुत बार इस्तेमाल होता है। अलग अलग पूरे ज्योमेट्री में हमको ये बीपीटी कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो और इस बीपीटी की ये खासियत है कि एग्ज़ाम जो आज तक जो एग्ज़ाम हुए थे उनके हिसाब से ये बीपीटी हरदम रहता ही था। एक हर एक पेपर में बीपीटी आपको कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा। ये एक बीपीटी थ्योरम, दूसरा पाइथागोरस थ्योरम और उसका प्रूफ। बीपीटी थ्योरम का मतलब होता है कि उसका प्रूफ लिखना है, कि उसका स्टेटमेंट आएगा और फिर हमें नीचे सब लिखना पड़ेगा, या कभी कभी डायरेक्टली बोल देंगे कि प्रूव द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम। इस तरह से भी बहुत बार सवाल आ चुका है। अब ये जो थ्योरम की श्रृंखला है या ये क्वेश्चन, ये श्योर एंड शॉर्ट 100% वाला ये क्वेश्चन है। तो इसको आप स्टार मार्क करो। नींद में से उठाया तो भी आपको ये सॉल्व करते आना चाहिए। ऐसा 100% आने वाली चीज़ आज होने वाली है। ओके, सो व्हाट डज दिस इंडिकेट्स, ये क्या क्या बताना चाह रहा है हमें, ये जो क्वेश्चन है या थ्योरम है, ये एग्जैक्टली क्या बताता है कि सपोज इफ़, देखो इफ़ एंड देन वाला स्टेटमेंट है यहाँ पर जो हमने 9th में सीखा था, इफ़ एंड देन। तो इफ़ में सारा गिवन रहेगा, तो मैं पहले इफ़ का स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, फिर हम उसका गिवन सोचेंगे। ओके, इफ़ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ ए ट्रायंगल, इफ़ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ ए ट्रायंगल, अ साइड बोला, एक ही साइड को पैरेलल होगी, कोई भी लाइन एक ही साइड को पैरेलल हो सकती है ट्रायंगल में अगर है। इंटरसेक्ट द अदर साइड्स, देखो यहाँ साइड्स बोला है, इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो यहाँ नीचे फिगर देखो कि देर इज अ ट्रायंगल ए बी सी एंड दिस लाइन यल इंटरसेक्ट अदर टू साइड, मीन्स दिस यल इज पैरेलल टू बी सी। ओके, L is parallel to BC, so line L parallel side BC. ओके, एक साइड को पैरेलल है एंड रिमेनिंग टू साइड्स आर इंटरसेक्टेड बाय इट इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो ये लाइन यल की वजह से बचे हुए दो साइड, मीन्स साइड ए बी, साइड ए सी, इनको D एंड E रिस्पेक्टिवली वो इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, then the line divides those sides in same ratio. Those means this AB and this AC. इन इस AB और AC को है भाई बोलो खाली है, AB और AC को ये प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है। किस में डिवाइड कर दीदू, ते कूलर वर है बेटा, सो प्रोपोर्शन में वो डिवाइड करता है। दीदू प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है। इसका मतलब हुआ कि अगर हमने ये दो डिवीजन मिले ए बी के, इनका अगर हमने रेशो लिया, कौन आया है? गायत्री जल्दी आया करो बेटा। हाँ, तो इनका अगर हमने रेशो लिया तो इस रेशो जो भी होगा, मीन्स क्या होगा, इसका रेशो अगर लेंगे तो AD अपॉन BD, ये दो सेगमेंट का रेशो होगा। और इन प्रोपोर्शन का मतलब इन सेम रेशो या इन प्रोपोर्शन बताया तो भी चलेगा। सेम रेशो मतलब इक्वल। अब AC का भी वही रेशो AE अपॉन EC, तो ये डेफिनेटली सेम आना चाहिए, बराबर है। मीन्स इसका लेंथ कुछ भी रहे, अभी देखो आप कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है, बट स्टिल इसका जो रेशो है, ओके, वही रेशो यहाँ पर भी मिलेगा, बराबर। मीन्स अगर हमने इसका लोवेस्ट फॉर्म किया AD अपॉन BD का,
वही लोवेस्ट फॉर्म ए अपॉन ई सी का भी आएगा। वही फॉर्मेट है ना, वही फॉर्मेट ए अपॉन ई सी का भी आएगा। यही मजे, सॉरी हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम आया डिवाइस में, गड़बड़ हो गई गई करने में। चलो देखो एक बार फिर से, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अगर एक लाइन ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल है और उसी वक्त वो ट्रायंगल के बचे हुए दो साइड को दो अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइड इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब लाइन यल इज पैरेलल टू बी सी एंड इट इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी इन डी एंड ई रिस्पेक्टिवली। ओके, तो उस वक्त इस डी लाइन की वजह से होने वाले दो पार्ट का रेशो इज सेम एज इन ए सी। जैसा ए बी में वो रेशो बनेगा दो सेगमेंट का, वैसा ही ए सी में भी दो सेगमेंट का रेशो बनेगा। मतलब ए डी अपॉन बी डी इज एग्जैक्टली इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब ए ई और ए डी इनके वैल्यूज़ अलग हो सकते, बी डी और ई सी के अलग हो सकते, बट इनका जो लोवेस्ट फॉर्म है, दो रेशो इक्वल का मतलब एग्जैक्ट नंबर सेम होना नहीं होता, उनका लोवेस्ट फॉर्म इक्वल होना होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ओके, और दूसरी बात, ये जब रेशो हम बनाते हैं, जैसे मैंने अभी बनाया कि ए डी अपॉन बी डी, तो बहुत से बच्चे ये ए ई अपॉन ई सी लेने की बजाय जो भी अच्छा लगे ई सी अपॉन ई ले लेते हैं, तो ये गड़बड़ होता है। जो पैटर्न देखो, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, ए से, न्यूमरेटर में ए डी मीन्स ऊपर की साइड ली थी, तो दूसरे रेशो में भी न्यूमरेटर में ए से ही बनने वाला सेगमेंट लेना पड़ेगा। ओके, ऐसा ही लेना पड़ेगा, इसको उल्टा नहीं कर सकते। हमेशा वर्टेक्स ए से जो कॉर्नर है वो कॉर्नर से ही हमें रेशो बनाना पड़ेगा, भले यहाँ नाम कुछ भी हो, हमेशा स्टार्ट वो वर्टेक्स से ही करना, पैरेलल साइड से नहीं करना, बी या सी से। बी या सी मतलब पैरेलल साइड से स्टार्टिंग, ऐसा नहीं करना बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ई। बोलेंगे सर ये भी तो इक्वल ही आता है, आता ज़रूर है, बट ये एक स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन है, चलता है। देखो मैं अभी भी बोलता हूँ कि दैट अल्सो वर्क्स, वो भी काम करेगा, बट जो स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन वाला जो किस्सा आता है या जो क्या चाहिए हमें कि स्टैंडर्डली ऐसे ही लिखना चाहिए, तो वो ये है कि हमेशा स्टार्ट विथ दिस वर्टेक्स, ए डी अपॉन बी डी ही लेना, ए ई अपॉन ई सी ही लेना। समझ में आया सबको? तो चलो हम गिवन लिखते हैं यहाँ पर। तो इसका गिवन होगा, सो गिवन क्या है कि ट्रायंगल में लाइन डी ई पैरेलल टू बी सी है। सो इन ट्रायंगल ए बी सी लाइन डी ई इज पैरेलल टू बी सी। अगर किसी को चाहे तो लाइन यल भी कहा जा सकता है। लाइन यल का ही मतलब होता है लाइन डी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एंड दूसरा क्या है कि दिस लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी। सो लाइन डी ई इंटरसेक्ट side AB and side AC. Okay, in point D and E. These are distinct point. Distinct point का मतलब होता है कि ये अलग अलग पॉइंट है रिस्पेक्टिवली। ओके, सच दैट इस तरह से। अब ये D और E में करता है बराबर है, लेकिन D एग्जैक्टली AB के ऊपर है और AC के ऊपर है, ये बताने के लिए हमें बताएं सच दैट A डैश D डैश B एंड A डैश E डैश C। इसका मतलब होता है कि D इज लोकेटेड इन बिटवीन A वर्टेक्स A एंड B। इसका मतलब होता है E इज लोकेटेड इन बिटवीन वर्टेक्स A एंड C। समझ में आया क्या?
ये बहुत बार आपको ये जो रिलेशन हमने जो बिटवीननेस का रिलेशन जो है, इसे बिटवीननेस रिलेशन कहा जाता है। ये रिलेशन आपको n नंबर ऑफ टाइम्स मिलेगा, मीन्स मैं उसको गिन नहीं सकता, इतनी बार आपको ये आपके पूरे ज्योमेट्री में आता ही रहेगा। पिछले साल मैंने ये बताया था। तो अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव कि इससे बनने वाले जो रेशो है वो इक्वल होते हैं दो सेगमेंट के। सो AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब देखो, इसके पहले हमने जो सीखा उसी चीज़ का हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो हमने इसके पहले क्या सीखा था कि भाई अगर कोई भी दो ट्रायंगल है, एनी टू ट्रायंगल्स, हाँ, और उसमें हाइट अगर कॉमन है तो जो भी एरिया का रेशो होगा वो किसके प्रोपोर्शन में होगा, बेस के प्रोपोर्शन में होगा, रिस्पेक्टिव बेस के। ओके, तो उसी चीज़ का हमें इस्तेमाल करना है। और दूसरा इस्तेमाल करना है कि भाई बेस भी कॉमन है और हाइट भी कॉमन है, मीन्स दो पैरेलल लाइन के बीच के दो ट्रायंगल अगर हमें कंसिडर करने हैं तो उसमें क्या होता है कि दोनों के एरियाज आर सेम, बिकॉज उनका रेशो आता है 1:1। अगर पैरेलल लाइन के बीच में सिचुएटेड दो ट्रायंगल्स है विथ सेम बेस, तो देखो यहाँ पर मैं यहाँ कुछ ट्रायंगल को मार्क कर देता हूँ। देखो, सबसे पहला ट्रायंगल है मेरा ये 1 मीन्स व्हाट, देखो BDE, देखो BDE ये मेरा पहला ट्रायंगल है। दूसरा ट्रायंगल है ये वाला, दिस इज ट्रायंगल ADE, दिख रहा है? ओके, ये दूसरा ट्रायंगल है। एंड तीसरा ट्रायंगल है मेरा DEC, देखो ये तीसरा ट्रायंगल है, DEC इज माय थर्ड ट्रायंगल। इन तीन ट्रायंगल के साथ ही हमें खेलना है। तो देखो ये फर्स्ट एंड सेकंड अगर हम पेयर लेते हैं ट्रायंगल की, इसमें देखो कि दोनों का वर्टेक्स अगर हमने AD और BD को बेस कंसिडर किया, ओके, तो ये हो गए वर्टेक्स E। तो इस E में से मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये मेरे लिए हाइट बन जाएगी, बराबर है। वो इस ट्रायंगल 1 ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है तो उसका हाइट वही बनेगा, और ADE एक्यूट ट्रायंगल है उसका भी हाइट वही बनेगा, सेम। चाहिए तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ, ड्रॉ करता हूँ मैं अलग कलर में। सो देखो ये दिखेगा क्या, ये यस, देखो अभी मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, सॉरी, ये चलो ये आ गया, समझ में आया क्या? तो ये AD समझो, E से मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये दोनों 1 और 2 के लिए कॉमन हाइट बन जाएगा, ओके, बिकॉज वर्टेक्स इज कॉमन एंड अपोजिट साइड भी एक ही कोलिनियर है। AD और दोनों के बेसिस आर कोलिनियर, तो एक ही लेवल पे है दोनों, वर्टेक्स भी एक ही है दोनों के लिए, तो इनके बीच में परपेंडिकुलर भी एक ही आएगा। उसका दूसरा रीज़न ये है कि फर्स्ट ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, तो उसका आउटसाइड आता है परपेंडिकुलर, और एक्यूट ट्रायंगल का इनसाइड आता है, तो दोनों के लिए हमारा हाइट बन गया। तो पहले केस में हाइट इज कॉमन तो रेशो बेस का बनेगा, आ गया समझ में? तो इस पे से हमें एक इक्वेशन मिलेगा। दूसरे केस में देखो, मैं अब थर्ड एंड सेकंड ट्रायंगल लेता हूँ जिसमें D इज द कॉमन वर्टेक्स, AE and EC आर द बेसिस, कोलिनियर बेसिस, ओके, एक ही लाइन पे, एक ही लेवल पे। तो इसका भी जो परपेंडिकुलर आएगा वो इस तरीके से आएगा, ओके। तो ये परपेंडिकुलर भी जो D से स्टार्ट हो रहा है वो भी दोनों सेकंड और थर्ड ट्रायंगल के लिए कॉमन है, समझ में आया? अब दोनों के लिए अगर हाइट कॉमन है तो इसका भी रेशो बेस के प्रोपोर्शन में होगा, एरिया का रेशो बेस के प्रोपोर्शन में होगा, दैट इज AE अपॉन EC। तो इन दिस वे हमें ये दो इक्वेशन मिल जाते हैं। अब हमें ये इक्वल कब होंगे? जब AD इक्वल टू AE होगा एंड BD इक्वल टू, या एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 3, ये जब होगा
तभी हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड दोनों का या डिनोमिनेटर दोनों रेशो का सेम है, इसीलिए ये दोनों रेशो भी सेम है। चलो हम यहाँ पर लिखते हैं। अभी समझ में आया? तो एक बार देखो अभी क्या होगा इसमें। तो इसमें देखिए, अभी मैं प्रूफ के पहले कंस्ट्रक्शन लिख लेता हूँ। जो हमने डॉटेड का कंस्ट्रक्शन किया है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन देखो कि मैंने क्या किया, मैंने ज्वाइन किया बी एंड ई। ओके, तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि ज्वाइन बी एंड ई also join D एंड C। ये दो ये जो है पॉइंट्स है, ये हमने ज्वाइन कर लिए। अब हम जाते हैं प्रूफ में। तो सबसे पहला प्रूफ लेंगे हम ट्रायंगल नंबर 1 एंड ट्रायंगल नंबर 2 के लिए। देख लो एक बार, आपके बुक में फिगर होगा या बाजू में एक फिगर, चलो फटाफट निकाल लो लगे तो। मैं वेट करता हूँ, ये फिगर निकाल लो फटाफट, ABCD, ताकि जब मैं बोलूँगा तो आप उसको उस फिगर में देखते जाना है। ठीक है? यस, चलो अभी 1 एंड 2 ऐसे ही मार्क करना। तो अभी देखो अभी कि यहाँ पर इन ट्रायंगल मैं लिखता हूँ, इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल BDE have common vertex and bases are collinear, hence they have common height। उनको एक कॉमन हाइट होगा, ऐसा हाइट निकाल के भी दिखाना वहाँ पर। हाँ, सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू क्या होगा, उनके रिस्पेक्टिव बेसिस के प्रोपोर्शन में होगा। सो ADE का बेस है AD और यहाँ पर BDE का बेस लिया था हमने BD। ओके, सो ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके, सिमिलरली अब दो दूसरे ट्रायंगल लेता हूँ। सिमिलरली इन ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल, तो ADE एंड ट्रायंगल, अब राइट साइड का ट्रायंगल लेना पड़ेगा, दैट इज ट्रायंगल CDE। इस ट्रायंगल में हैव, अगेन सेम सेंटेंस को रिपीट करना, हैव कॉमन वर्टेक्स एंड bases are collinear, hence they have common height। Therefore area of triangle ADE to the area of triangle कौन सा है, CDE, ध्यान में रखना। तो इनका क्या होगा कि दैट इज AE, अब बेस लेंगे AE को और इसका बेस लेंगे EC को, सो ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। ओके, देखो अब ये दोनों देखा जाए तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे एग्जैक्टली एक दूसरे के रिप्लिका है, तो इसमें ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात है ही नहीं, एकदम सिंपल सी चीज़ है। ओके, अब दूसरा अब हमारा आता है कि नाउ कि जो नीचे के BDE, नाउ जो नीचे के दो ट्रायंगल मीन्स ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल BDE इज द ट्रायंगल नंबर 1 एंड ट्रायंगल नंबर 3, ट्रायंगल CDE।
आर बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। कितना सिंपल है, हमने ये केस 2 बार देख लिया था पैरेलल लाइंस वाला। पैरेलल लाइंस, ओके, दैट इज DE एंड BC with common base DE, कॉमन बेस DE। तो देखो अभी एक बार हम फिगर पे जाते हैं कि अब ये समझाना बाकी है आपको कि मैंने क्या किया कि ये 2 ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 3, इसमें मैंने दोनों का बेस ये DE कॉमन लिया। उल्टे पकड़ो, इसके साथ उल्टे लटके हुए हैं। हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो ट्रायंगल है ये वाला, इसका बेस है DE, एज वेल एज ये जो दूसरा ट्रायंगल है इसका भी बेस क्या है, DE है। एंड ये दोनों ट्रायंगल ये DE और BC के बीच में पैरेलल है, पैरेलल लाइन के बीच में है। तो इनका कॉमन एक हाइट बनेगा, इनका एक कॉमन हाइट बनेगा। दैट इज़ यहाँ पर हाइट अगर निकालेंगे तो हम इस तरीके से ये कॉमन हाइट बनेगा, ये बाहर निकलेगा हाइट। यहाँ पर निकालूँ तो भी ये उतनी होगी जितनी कि यहाँ पर निकालने पे। ओके, यहाँ पर भी मैंने हाइट निकाल दी। ये इस ट्रायंगल 3 के लिए हाइट है इसके। अब ये किसके बीच में है, पैरेलल लाइन के बीच में, तो दोनों का सेम होगा बिकॉज पैरेलल लाइन का डिस्टेंस सेम होता है। तो दोनों तरफ HH ये हमारी हाइट हो जाएगी। तो इसका मतलब हुआ हाइट भी कॉमन हो गई और बेस भी कॉमन हो गया। तो इन दोनों का एरिया कॉमन होता है, दोनों का एरिया कॉमन होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि देयरफॉर these two triangles, समझ में आया ना, have same height and same base। ओके, सो हम यहाँ बोल सकते हैं कि एरिया, अगर बेस और हाइट सेम है तो एरिया उनके वो भी सेम हो गए। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, ये सेम होगा, ये इक्वेशन 3। ओके, ये दोनों सेम हो गए CDE और BDE। ओके, अब देखो मैं यहाँ कुछ हाईलाइट कर रहा हूँ। पहले इक्वेशन में, पहला इक्वेशन यहाँ लिया मैंने, तो यहाँ डिनोमिनेटर, पहले इक्वेशन का डिनोमिनेटर देखो कि दैट इज़ BDE और दूसरे का डिनोमिनेटर देखो दैट इज़ CDE। ओके, ये एग्जैक्टली दोनों का सेम है। ओके, अब हम जाते हैं थोड़ा सा इसका जो न्यूमरेटर उस पर ध्यान देते हैं। न्यूमरेटर देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, और यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो सेम ट्रायंगल रिपीट हुआ है। इसका मतलब इन दो रेशो में न्यूमरेटर इज एग्जैक्टली सेम एंड फ्रॉम इक्वेशन 3 डिनोमिनेटर इज आल्सो वी प्रूव्ड सेम। ओके, डिनोमिनेटर हमने प्रूव किया है कि वो सेम है इक्वेशन 3 में, और इक्वेशन 1 और 2 में न्यूमरेटर तो हमें दिख ही रहा है, ADE ट्रायंगल ADE का एरिया है। तो इसका मतलब हुआ न्यूमरेटर भी सेम है और डिनोमिनेटर भी सेम है। तो इसका मतलब इक्वेशन 1 एंड 2 आर इक्वल। सो हम यहाँ लिखेंगे कि फ्रॉम 1, 2 एंड 3 वी हैव, क्या है देखो, हाँ समझो, बहुत बार वो समझ में नहीं आता कि न्यूमरेटर कॉमन है दोनों के लिए, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ओके, देखो दोनों तरफ न्यूमरेटर लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, दोनों इक्वेशन में ये न्यूमरेटर कॉमन है। और डिनोमिनेटर जो कि अभी रिसेंटली हमने इक्वेशन 3 में इक्वल बताया है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। तो इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन 1 और 2 की, वो अगर हमने यहाँ इक्वल दिखाई है
तो इसका मतलब उसकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, बराबर है ना। सो ये बन गया हमारा इक्वेशन 4। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 4, अब 1, 2 इक्वेशन में ये 4 बताता है कि उनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है, देयरफॉर वी कैन से दैट राइट हैंड साइड इज आल्सो सेम। सो व्हाट इज द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1? AD अपॉन BD, एंड इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड इज AE अपॉन EC। सो इस तरीके से ये हमारा टू प्रूव जो था कि प्रोपोर्शनेट बताने का, हेंस प्रूव। तो हमने ये थ्योरम यहाँ पर प्रूव कर दिया। देखो एक बार हम फिर से देखने वाले हैं इसको, कि देखो स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर साइड्स इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो यहाँ देखो ये लाइन यल, ये पैरेलल विथ BC as well as it intersect AB and AC in 2 distinct points, that is point D and E, okay, such that A dash D dash B, जो तो ये 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे, एंड दूसरा A dash E dash C, ये 3 पॉइंट AC पे कोलिनियर होंगे। देन अब स्टेटमेंट आगे का, देन मतलब क्या होता है कि उसका कॉन्सिक्वेंस क्या कह रहा है, देन द लाइन डिवाइड्स दोज साइड्स इन सेम रेशो। तो ये जो लाइन यल है ये दो साइड को, AB को और AC को सेम रेशो में डिवाइड करता है। तो इसके गिवन सिंपल है, गिवन क्या हो सकता है कि देयर इज अ ट्रायंगल, देयर इज अनदर लाइन विच इज पैरेलल टू वन ऑफ द साइड। तो यहाँ देखो इन ट्रायंगल ABC लाइन DE इज पैरेलल टू BC, ये एक हो गया। दूसरा, दिस लाइन पैरेलल लाइन, दिस इंटरसेक्टिंग लाइन intersect the other side AB and other side AC in 2 distinct point D and E respectively, such that A dash D dash B, A dash C dash C, okay, so to prove, अब हमारा ये हो गया गिवन का मामला। अब प्रूव क्या करना है कि देयर because of this line, parallel lines, the other 2 sides will be divided in same ratio. So AB का रेशो क्या बनेगा, 2 डिवीजन का AD अपॉन BD, ओके, और AC का डिवीजन का रेशो बनेगा AE अपॉन EC। ये रेशो रखते वक्त ध्यान में रखेंगे, हम वर्टेक्स से शुरू करेंगे A से, और न्यूमरेटर समझ में आया, कभी उल्टा नहीं करना है, ठीक है। कन्वेंशन यही बताता है कि इसी तरह से रेशो लिखना चाहिए। कंस्ट्रक्शन, अब देखो कंस्ट्रक्शन में क्या है, जॉइन B एंड E ऑल्सो जॉइन D एंड C, ये मैंने डॉटेड से जॉइन कर लिए थे, यहाँ देखो डॉटेड से। अब ये 2 कंस्ट्रक्शन करने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर 2 और 3 ट्रायंगल तैयार हो गए। ट्रायंगल नंबर 1 क्या है, दैट इज BDE, ट्रायंगल नंबर 2 इज ADE एंड ट्रायंगल नंबर 3 इज CDE, ओके। तो ऐसे 3 ट्रायंगल तैयार हो गए। तो पहले हम 1 एंड 2 का ट्रायंगल के बीच में देखते हैं प्रूफ में। स्टार्ट करना 1 2, बाद में 2 3 और फिर 1 3, ये ऐसा कॉम्बिनेशन ध्यान में रखना थ्योरम प्रूव करने के लिए। तो ये सिंपल सा फंडा है, 1 2 2 3 एंड 1 3, ओके। सो 1 2 में देखते हैं, ट्रायंगल ADE और BDE ये दोनों का कॉमन वर्टेक्स है, तो उनका हाइट भी कॉमन होगा। तो इनका जो एरिया का रेशो है दैट विल बी डेफिनेटली इन प्रोपोर्शन टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस, ओके। तो AD इज द ADE का बेस एंड BD इज द बेस ऑफ BDE। तो ये आ गया पहला इक्वेशन हमारा, आ गया ये इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब इक्वेशन नंबर 2 पे के लिए हमारा कॉम्बिनेशन क्या था, ट्रायंगल नंबर 2 एंड 3। सो ट्रायंगल नंबर 2 इज ADE, 3 2 नहीं करना, 2 एंड 3 करना, ADE एंड CDE, ओके। हाँ, तो इनका भी एक कॉमन वर्टेक्स है दैट इज D, तो इनका भी हाइट एक ही आएगा।
So the ratio of areas will be in proportion with their corresponding bases. So ADE का अब बेस आता है AE एंड CDE का बेस आता है EC. तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 2. ओके, अब आगे जाते हैं. अब हमारा आया टाइम हमारा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन लेने का, दैट इज कॉम्बिनेशन 1 and 3. So 1 is triangle BDE and 3 is triangle CDE are between two parallel lines. अब ये ऑब्वियसली दोनों एक पैरेलल लाइन के बीच में सिचुएटेड दो ट्रायंगल है, जो कि DE को अगर हमने उनका बेस एज्यूम कर लिया, देखो हाँ, लाइन DE जो है या सेगमेंट DE जो है उसको हमने बेस एज्यूम किया, हाँ, तो देखो क्या होगा कि ये दोनों ट्रायंगल का बेस तो DE कॉमन हो जाएगा, और ये पैरेलल लाइन के बीच में सिचुएटेड है, इसका मतलब देयर हाइट इज आल्सो कॉमन. सो जब हाइट और बेस दोनों भी इक्वल होते हैं तो ये दोनों ट्रायंगल के एरियाज आर एग्जैक्टली इक्वल, बिकॉज देयर रेशियो बिकम्स 1:1. 1:1 होने की वजह से उनके एरियाज आर आल्सो इक्वल. अब अगर एरिया इक्वल आ गए हैं तो इसका मतलब हुआ कि हमारी इक्वेशन 1 and 2 में डिनोमिनेटर्स आर इक्वल. 1 and 2 में येलो कलर के डिनोमिनेटर्स जो है वो दोज आर इक्वल, बराबर है. एंड न्यूमरेटर तो ऑलरेडी हमने सेम ही लिखा है, ट्रायंगल ADE, बराबर है. तो इसका मतलब हुआ कि इक्वेशन 1 and 2 का LHS इज इक्वल, तो वो यहाँ पर मैंने इक्वेशन 4 बना दिया. अब देखो इक्वेशन 1, 2 and 4 हमें क्या बता रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 and 2 इज इक्वल, therefore we can equate RHS also. So AD upon BD equal to AE upon EC. इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया. तो ये था हमारा इक्वेशन BPT थ्योरम. ओके, इस थ्योरम को आज ही आप कम से कम 3 to 4 टाइम्स इसको करके, अब करना इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि उसको देख के करो, पहले उसको पूरी तरह समझ लो, पढ़ लो, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है सॉल्व करने के पीछे, कैसे हमने उस ट्रायंगल को एक सीक्वेंस दिया है 1, 2, 3, और फिर उसका कैसे इस्तेमाल किया, उसी वे में दिमाग में रखते हुए उसको नीचे सॉल्व करने की कोशिश करना. बहुत ही आसान होता है. अब देखते हम कॉन्वर्स. देखो कॉन्वर्स ऑफ ये रहा कॉन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम. कॉन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम, ये हम कॉन्वर्स अभी देखने वाले हैं. ठीक है. सो कॉन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम, कोई भी थ्योरम का कॉन्वर्स कैसा होता है, कैसा होता है, एग्जैक्टली अपोजिट. कैसा होता है, एग्जैक्टली अपोजिट होता है. मीन्स जो थ्योरम में गिवन होगा वो कॉन्वर्स में टू प्रूव होगा, बराबर है. तो अब देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा इस ये जो स्टेटमेंट है कॉन्वर्स का उसको देखते हैं कि इफ और देन, ये भी इफ देन के कंडीशन में ही दिया हुआ है, इफ और देन के. तो इफ में देखो अभी गिवन पार्ट एक्सप्लेन किया है कॉन्वर्स का. इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन सेम रेशो, बराबर है. उन्होंने क्या बताया कि देखो यहाँ पैरेलल नहीं बोला, द लाइन इज पैरेलल ऐसा नहीं बताया. थ्योरम में ऑलरेडी बताया था इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वन ऑफ द साइड, ये ऐसा थ्योरम का स्टेटमेंट था. लेकिन यहाँ पैरेललिज्म बताया ही नहीं गिवन में. यहाँ उन्होंने क्या बताया, दे आर इन सेम रेशो, इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन सेम रेशो. मीन्स रेशो जो हमें प्रूव करना था वो ऑलरेडी गिवन है. मतलब गिवन में क्या है कि हम यहाँ लिख सकते हैं गिवन में कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC. ये ऑलरेडी क्यों, बिकॉज ऑफ अ लाइन, एक लाइन की वजह से ये ऐसा रेशो बन गया है जो कि इक्वल है. ओके, ऐसा उन्होंने, तो पिछले थ्योरम में BPT में ये प्रूव करना था, अब उन्होंने गिवन है. दिस इज द ब्यूटी ऑफ कॉन्वर्स. कॉन्वर्स में ये वैसा उल्टा दिया रहता है, अब इसमें ये गिवन हो गया.
then the line is parallel to द थर्ड साइड कौन सी, BC। तो हमें प्रूव करना है कि लाइन यल इज पैरेलल टू लाइन BC। अब उसके लिए थोड़ा सा हमें सीधी तरह से, ये सीधे उंगली से निकलने वाला घी नहीं है, इसके लिए थोड़ा उंगली टेढ़ा करना पड़ेगा। मीन्स हमें इनडायरेक्ट प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ के दो टाइप थे, डायरेक्ट प्रूफ एंड इनडायरेक्ट प्रूफ, बराबर है। तो थ्योरम हमने डायरेक्ट प्रूफ की वजह से किया, डायरेक्ट हमने कंस्ट्रक्शन निकाले, धड़ाधड़ जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसी को यूज करते हुए किया। हमने उसको में कुछ एजम्पशन किए थे क्या, नहीं किए थे, लेकिन अब यहाँ हमें एजम्पशन करने पड़ेंगे। बिकॉज वी डोंट नो लाइन यल इज पैरेलल टू BC, ये हमें पता नहीं है, इसीलिए हमें ये करना पड़ेगा। ओके, तो हम क्या करते हैं कि हम एक डमी लाइन क्रिएट करते हैं, दैट इज लाइन DF। देखो दिस DF, यहाँ मैं उसको DF को हाईलाइट करता हूँ। ये DF वाला जो लाइन है डॉटेड, ये हमारा डमी लाइन है, और इसको एज्यूम करते हैं कि इट इज पैरेलल। क्या एज्यूम करते हैं कि इट इज पैरेलल, दैट इट पासेस फ्रॉम D एंड इंटरसेक्ट AC एट F। ऐसी एक लाइन है, और वो ये सेगमेंट BC या साइड BC जो है इसको पैरेलल है, ऐसा हम एक रॉन्ग एजम्पशन पहले करते हैं। फिर इसको आगे सॉल्व करते जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि अरे नहीं, ये भैया ये तो ये नहीं है, क्या बोलते हैं, इक्वल नहीं है, बराबर है, या हमारा एजम्पशन करेक्ट नहीं है। ये हम बाद में हमें रियलाइज़ होगा, और रियलाइज़ होने के बाद हम क्या करेंगे कि बताएंगे कि यस, कि ये जो FC एंड EC ये दो इक्वल नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। कैसे करना है अभी मैं इसको शुरू कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि हम पहले गिवन लिखते हैं, इस फिगर को अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए आप लोग, तब तक कि मैं गिवन लिख देता हूँ यहाँ पर। सो गिवन इज इन ट्रायंगल, ओ सॉरी गिवन लिखना है, गिवन इन ट्रायंगल ABC line L intersect the side AB and AC in the points D and E respectively। ओके, ये हमें मालूम है। सच दैट, अब उन्होंने और क्या बोला है कि वो करता तो है, लेकिन कैसे, कि उसकी वजह से होने वाले सेगमेंट्स का रेशो इज इक्वल। सो AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये गिवन है, ये गिवन है, ध्यान में रखना। अब हमें प्रूव करना है। सो टू प्रूव क्या प्रूव करना है कि लाइन L इज पैरेलल टू BC। देखो लाइन L मीन्स सॉलिड वाला लाइन, लाइन L इज सॉलिड वाला लाइन, एंड लाइन DF इज डॉटेड वाला लाइन, डमी लाइन। तो अब हम डमी लाइन यहाँ कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं। सो कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ लाइन parallel to BC passing through, स्टेटमेंट के वर्डिंग्स देखो, passing through D and intersecting side AC at point F। ओके, देखो मैंने क्या बोला है, देखो ड्रॉ लाइन पैरेलल टू BC मीन्स यहाँ हम ये जो DF डमी लाइन ड्रॉ किया है, ड्रॉ करते वक्त भले ही वो पैरेलल ना दिखे, वो एक कन्वेंशनल मेथड है, बस उस सबको मालूम है कि अरे बाबा ये कॉन्वर्स में ऐसा नहीं है कि हम इसको निकाल नहीं सकते, तो सेम वही लाइन के ऊपर निकालने के बजाय उन्होंने तिरछा दिखा दिया और बोला ये पैरेलल है, एज्यूम करो रे भाई। एजम्पशन में हम कुछ भी कर सकते हैं। ओके, सो वो लाइन पैरेलल हमने निकाली है, ऐसा बोल दो, बोलने में कुछ नहीं जाता। पैरेलल टू BC
पासिंग थ्रू, कहाँ से निकाली है वो, तो डी पॉइंट में से, एंड इंटरसेक्टिंग साइड ए सी एट पॉइंट एफ, और वो जाके आगे ए सी साइड को एफ में इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसा हमने बता दिया। ओके, सच दैट वो सच दैट क्या बोलेंगे हम, ए डैश एफ डैश सी, ओके, कि वो एफ कैसा है, ए और सी के बीच में है, इस तरीके से वो इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, सॉरी, एफ के बाद हमें कौन था, ई था ना, एफ, ई और सी, 4 पॉइंट थे, तो ऐसे 4 लिखने पड़ेंगे कि ये एफ के ऊपर है, सॉरी ई के ऊपर है एफ, और ए एंड सी के बीच में है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि दिस लाइन, नाउ हमारे एजम्पशन के हिसाब से चलते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी लाइन डी एफ इज पैरेलल टू लाइन बी सी, ये डी एफ जो है वो बी सी के साथ पैरेलल है। देयरफॉर बाय बीपीटी थ्योरम, देखो हमने बीपीटी प्रूव कर दिया है, बीपीटी थ्योरम, बाय बीपीटी थ्योरम क्या बोल सकते हैं कि ए बी के कौन से 2 पार्ट होंगे इस डी एफ की वजह से, ए डी अपॉन बी डी, ये पार्ट हो गए, इक्वल टू इधर होगा ए एफ अपॉन एफ सी। ओके, फिलहाल के लिए लाइन यल भूल जाओ या लाइन डी ई भूल जाओ। ओके, तो ये बन गया हमारा इक्वेशन 1, ये बना इक्वेशन 1। बट फ्रॉम गिवन में क्या है कि दिस ए डी अपॉन बी डी इज एग्जैक्टली इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी, ये हमें गिवन है, तो ये बन जाएगा इक्वेशन 2, बराबर है, ये दिया हुआ है। अब इन दोनों रेशोज में ऑब्जर्व दैट कि LHS इज सेम, ये देखो LHS इज सेम, दोनों का LHS इज सेम, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा, इनका RHS भी सेम होगा, सो AF अपॉन FC इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। ओके, अब क्या करते हैं हम, अब ये दोनों रेशो इक्वल नहीं है, ये प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ये AF AE इसको हमें AC AC में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो किस तरह से, अगर हम यहाँ कंपोनेंडो करते हैं तो क्या होगा, बाय कंपोनेंडो प्रॉपर्टी, ये कंपोनेंडो प्रॉपर्टी क्या है, इक्वल रेशो का प्रॉपर्टी होता है कि जब 2 रेशो इक्वल है तो डिनोमिनेटर हम न्यूमरेटर में दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो देखो क्या होगा, AF प्लस FC अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज FC, AE प्लस EC अपॉन EC। अब देखो हम फिगर में जा रहे हैं, अभी ये ध्यान में रखो, ये लिख लो, एक AF प्लस FC अपॉन FC, AE प्लस EC अपॉन EC, और फिर अब जाएंगे हम, लिख लिया सब लोगों ने, अब जाएंगे हम, फटाफट लिखो, AF प्लस FC अपॉन FC, AE प्लस EC अपॉन EC। चलो अभी यहाँ जाते हैं हम, देखो AF कहाँ है, तो AF में यहाँ देखो, यहाँ AF यहाँ से यहाँ तक है, ओके, प्लस उसमें और जोड़ दो FC, जोड़ दिया, तो ये एक्चुअली ड्रॉ क्या हुआ, कंप्लीट AC ड्रॉ हुआ। इसका मतलब हुआ कि AF प्लस FC अगर मैं करता हूँ तो आई गेट AC, इन दोनों को जोड़ा, प्लस मतलब जोड़ना, आई गेट अ सेगमेंट AC। ओके, अब अब हम क्या करते हैं, अभी देखो आगे कि मैं ये दूसरा सेगमेंट दूसरा वाला लेता हूँ, दैट इज AE अपॉन EC, दूसरा न्यूमरेटर देखो क्या है, AE, तो AE यहाँ तक ड्रॉ किया, फिर EC उसको ही जोड़ दिया आगे EC है। तो देखो अभी AE प्लस EC
गिव्स मी टोटल ए सी, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ए ई प्लस ई सी इज इक्वल टू ए सी। समझ में आया? तो इस तरीके से अगर हमने ये दो सेगमेंट को ज्वाइन कर लिया तो हमें क्या मिलता है? AC। क्या मिलता है? AC। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर हमारे दोनों न्यूमरेटर में देखते हैं, AF प्लस FC मीन्स हमने क्या लिखा था? AC, FC एज इट इज़, और इधर भी AE प्लस EC, उसका भी मतलब होता है AC अपॉन EC। ओके, अब देखो ये दो रेशो को थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो वी फाउंड दैट कि न्यूमरेटर इज सेम एंड देयर इज अ इक्वल साइन बिटवीन द टू रेशोज। दो रेशो के बीच में इक्वल साइन है। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हाट एवर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फर्स्ट रेशो इज एग्जैक्टली इक्वल टू सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेकंड रेशो, दोनों का वैल्यू सेम है और न्यूमरेटर भी सेम है। अब सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करने पे ही वैल्यू इक्वल आएगा। इसका मतलब हुआ कि ये FC और EC आर सेम, सो FC इज एग्जैक्टली इक्वल टू EC। सो न्यूमरेटर सेम है, रेशो सेम है, इसका मतलब डिनोमिनेटर भी सेम ही होना चाहिए। ये अगर समझना है तो देखो, मैं 3 न्यूमरेटर में डालता हूँ और इधर 3। अब मैं इसके नीचे कोई भी नंबर अगर मैं यहाँ 5 रखूँ, यहाँ 6 रखूँ तो ये डिफरेंट रेशो होगा। बट 6 की जगह पे मैंने अगर 5 रख दिया तो अब क्या होगा? सेम रेशो, 3/5 3/5। क्यों हुआ? बिकॉज डिनोमिनेटर भी मैंने सेम रखा। इधर भी वही है कि AC सेम है, दोनों इक्वल रेशो है, तो मुझे ऑब्वियसली डिनोमिनेटर भी सेम ही मिलना चाहिए। सो FC इज इक्वल टू EC। ओके, FC इज इक्वल टू EC। तो ये मेरा एक स्टेटमेंट आ गया, देयरफॉर FC इज इक्वल टू EC। but it means that there exist two distinct point, दो अलग अलग पॉइंट ऐसे एग्जिस्ट कर रहे AC के ऊपर, दैट इज पॉइंट E एंड F। ये ऐसे दो पॉइंट एक ही सेगमेंट के ऊपर इन बिटवीन आ रहे हैं, सच दैट ऑन सेगमेंट AC एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट C। देखो, अब देखो यहाँ पर कि ये जो AC सेगमेंट दिख रहा है, ओके, इस AC सेगमेंट में ये पॉइंट F, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट F और ये वाला पॉइंट E, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है। कहाँ से? इस C से। अब कोई भी एक फिक्स पॉइंट, ये है फिक्स पॉइंट, C इज द फिक्स पॉइंट। इस फिक्स पॉइंट से दो एक ही डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस पे होने वाले पॉइंट कैसे होंगे? एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे। एक ही आदमी से एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में दो अलग अलग पॉइंट कभी सेम डिस्टेंस पे हो ही नहीं सकते, तो वो एक ही पॉइंट है। इसका मतलब हुआ कि F एंड ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, बराबर है? क्या कॉन्ट्राडिक्शन हुआ कि हमने क्या बोला था कि ये DF और EF ये दो अलग अलग लाइन्स हैं, बराबर है? तो ये कॉन्ट्राडिक्शन ये हुआ। D तो हमने पहले ही कॉमन बताया था, D को हमने दोनों लाइन के लिए कॉमन बताया था, सिर्फ F और E ये अलग अलग है ऐसे बोला था, बराबर है? वो एक अलग लाइन है, पैरेलल जाती है। तो DF अगर पैरेलल है और F और E एक ही जगह पे है, इसका मतलब DE और DF दोनों अलग लाइन है ही नहीं, वो एक ही लाइन है। समझ में आ रहा है क्या? वो दोनों लाइन अलग हो ही नहीं सकती, क्योंकि F कहाँ पर है? E की जगह पर, या E कहाँ पर है? F की जगह। ऐसा रिवर्सली भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही जगह पे खड़े, F और E दोनों एक ही जगह पे खड़े हैं, बराबर है? सो ये एक एक्सियोम या हमारा जो कौन है, यूक्लिड सर ने जो बताया था कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट है जिनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, वो उसका वायलेशन हो गया, यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, बराबर है? कि उन्होंने बताया था कि सेम पॉइंट से
दो अलग अलग पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे नहीं हो सकते। ओके, तो ये जो उनका एक स्टेटमेंट है जिसको एक्सियोम कहा जाता है, वो एक्सियोम को यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो रहा है कि हमने तो दो अलग अलग पॉइंट बता दिए एफ और ई जो कि सेम डिस्टेंस पे है फ्रॉम सी। तो यूक्लिड सर का जो स्टेटमेंट है वो उसके साथ हमारा स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, तो इसलिए हमारा स्टेटमेंट गलत है और यूक्लिड सर का स्टेटमेंट सही है। तो ये डी एफ और डी ई ये दोनों सेम ही लाइन है। तो उसके लिए स्टेटमेंट कैसे लिखना, बट उसके लिए स्टेटमेंट लिखना बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास क्रिएट करना। कॉन्ट्राडिक्ट्स विथ पॉइंट प्लॉटिंग एक्सियोम, ये नाम ध्यान में रखना। एक्सियोम का मतलब ऐसे स्टेटमेंट जिनको प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती, एक्सियोम। ये हमने पहले चैप्टर में सीखा है 9th में। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट विथ पॉइंट प्लॉटिंग एक्सियोम विच स्टेट्स दैट, वो एक्सियोम भी लिख देना, विच स्टेट्स दैट, क्या बता रहा है ये, देयर एग्जिस्ट exactly only one point on ray या line या segment CA at a given distance from it. Therefore point E and F are not different point. Hence line DF and line DE are कोइंसाइडिंग। वो क्या है, दोनों कोइंसाइडिंग लाइन है। देयरफॉर लाइन डी ई पैरेलल टू साइड बी सी, और वी कैन से दैट, हमारा स्टेटमेंट अलग था, और लाइन यल का मतलब ही डी होता है, लाइन यल पैरेलल टू साइड बी सी। हेंस प्रूव्ड, इस तरह से ये प्रूव हो जाता है, हेंस प्रूव्ड। एक्चुअली देखा जाए तो ये कॉन्वर्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वी कांट टेक अ चांस कि ये कभी एक आध बार आ भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं। इसमें कुछ ज़्यादा है ही नहीं है, बहुत ही सिंपल है। एक दो बार अगर इसको एक्चुअली करके देखेंगे अपने हाथ से तो ये डेफिनेटली आ जाता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।